आदाब द लीडर हिंदी के लिए वसीम अख्तर। हमारे स्टूडियो में एक ख़ास मेहमान मौजूद हैं, सैयद आसिफ मियाँ। आसिफ मियाँ की अगर हम बात करें तो उनकी जो बड़ी पहचान थी वो दरगाह आला हज़रत से थी। आप दरगाह आला हज़रत के संगठन तहरीक तहफ़्फ़ुज़ सुन्नियात के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष थे। इसके अलावा वो 15 साल से उर्स प्रभारी की जिम्मेदारी भी संभाल रहे थे आला हज़रत के। अभी उन्होंने एक राजनीतिक कदम उठाया, उसके बाद उनसे ये जिम्मेदारियां ले ली गई हैं। फ़िलहाल आप सितारगंज में वकालत कर रहे हैं और वहाँ चाहते हैं कि मुसलमानों की या जो ऐसे कमज़ोर तबके हैं जिनकी सुनवाई नहीं होती, उनकी आवाज़ बनने की कोशिश में लगे हैं। आसिफ मियाँ, आपका इस्तकबाल है हमारे स्टूडियो में। आसिफ मियाँ, जैसे अगर हम अभी की बात करें तो अभी आपका जो पहचान थी वो दरगाह आला हज़रत से जुड़ी हुई थी नहीं है। अच्छा है। तो जैसे जो दरगाह आला हज़रत से आपके जो रिश्ते हैं और आपने जो उसके बाद सियासी कदम उठाया, तो कहीं बातचीत नहीं हुई थी या कहाँ ये मिसकम्युनिकेशन हुआ? मैं अपनी ज़िंदगी के जो फैसले हैं खुद ही लेता हूँ भाई साहब जी। तो जो मुझे सही लगा मैंने वो कदम उठाया जी। मेरी 40 साल की उम्र है, मैं किससे जी पैरों पे अपने खड़े हो चुका हूँ। जी। मुझे खुद डिसीजन लेने पड़ेंगे। तो मैंने जो कदम उठाया है, मैंने अपने खूब होशो हवास में सोच समझ के बिना किसी जबर व दबाव के अच्छा ये कदम उठाया है। जैसे वो जिम्मेदारियां आपसे ले ली गई हैं तो क्या कहना चाहेंगे? एहसन मियाँ जो है मेरे छोटे भाई हैं जी और माशाल्लाह बहुत काबिल हैं जी। मुफ्ती हैं जी। शरीयत के बारे में बहुत जानकारी है, राजनीति के बारे में भी उन्हें जानकारी है, समाज में रह रहे हैं, दुनिया घूम चुके हैं वो। अब अगर शरीयत के हिसाब से अगर कोई राजनीति में कुछ ऐसा होता है ना कि टकरा रही हैं जी, तो उन्होंने कोई बेहतरी सोची होगी मेरे लिए। तो मैं उनका जो भी उन्होंने कदम उठाया है ना उसका खैर मकदम करता हूँ। छोटे भाई हैं, कुछ मेरे भाई के लिए बेहतर ही सोचता है जी। अगर दरगाह आला हज़रत की बात करें तो दुनिया भर में लाखों करोड़ों उनके फॉलोवर हैं। जी जी। एक पहचान ऐसी है दरगाह की कि जो अगर हम सियासत को जोड़ भी लें तो वो पहचान बड़ी है। तो आपको इस स्टेज पे आने के बाद क्या लगा कि आप एक बड़ी पहचान के बाद सियासी कदम आपने उठाया और आप खटीमा से चुनाव लड़ रहे हैं ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के टिकट पर? साहब, मैं उत्तराखंड का रहने वाला हूँ और मैंने जो है उत्तराखंड में गागर में सागर देखा है, छोटी सी गागर में एक पूरा प्रदेश देखा है और वहाँ के मैंने हालात देखे और जो मैंने अभी तक पढ़ाई करी है, दुनिया की ज़्यादा करी है जी, उसको मद्देनज़र रखते हुए मैंने जो है अपना सेक्टर चेंज कर लिया ताकि कौम की खिदमत हो सके जी। कोशिश यही करता हूँ, वकील हूँ, धूप में जाड़ों में देखता हूँ कैसे कैसे लोग मुस्लिम भाई मेरे परेशान आते हैं। उन्हें अपने आधार कार्ड का पता नहीं है जी, जाति निवास स्थायी का पता नहीं है, विवाह पंजीकरण का पता नहीं है जी। तमाम ऐसी परेशानियां आती हैं जिन्हें मैंने सोचा कि क्यों ना काम किया जाए। और ज़रूरी नहीं है कि सारी जिम्मेदारी मौलानाओं को दे दी जाए, हम लोगों का भी तो काम है भाई। अभी इंजीनियर हैं, वकील हैं, तो अपने लोगों की जितनी ज़्यादा से ज़्यादा मदद हो जाए वो करनी चाहिए। आपने कहा कि गागर में सागर देखा है आपने, तो मैंने वहाँ देखा कि कितनी मेरे छोटी छोटी विधानसभाएं छोटी उत्तराखंड में 5-5 किलोमीटर की तरफ। वहाँ सितारगंज से पहले बहुगुणा जी मुख्यमंत्री रहे, अब खटीमा के मुख्यमंत्री रहे। तो मैंने देखा कि यहाँ पे जो है हम काम करेंगे जी, तो उसकी एक अच्छी स्पीड आएगी जी। ये फैसला आपने अचानक लिया, इससे पहले आप ना? मैं बब बोर्ड का मेंबर भी रहा 5 साल, उत्तराखंड पूरे बब बोर्ड का जी, चेयरमैन बनते बनते पोए से रह गया जी, और जिला पंचायत सदस्य रहा, DRDA मेंबर। तो मैं तो सक्रिय हूँ, मैं तो पहले से मेरे ऊपर राजनीतिक टैग लगा हुआ है। उसी जो राजनीतिक सफ़र है इसको आप आगे ले जाना चाहते हैं? हाँ, मैं आगे ले जाना चाहता हूँ। और जो सबसे पहले मेरी अपनी कौम है, जो पिछड़ा वर्ग है, अल्पसंख्यक है, दलित भाई हैं मेरे, ये ऐसा हो गया जैसे 60 साल पहले था हिसाब किताब जी। इतनी बदतर हालत हो गई है। इस हालत को सुधार लूँ और अल्लाह ताला मुझसे खिदमत ले ले तो भाई मैं तो करने के लिए तैयार हूँ। जो मुस्लिम, अगर हम पॉपुलेशन की वहाँ बात करें तो
कितनी होगी आपके हिसाब से वहाँ पे? उत्तराखंड में जो सीटें हैं कि जो मुस्लिम विधायक, करीब 13 ऐसी सीटें हैं उत्तराखंड के अंदर जो मुस्लिम विधायक चुन के आ सकते हैं। खटीमा में क्या स्थिति है जहाँ से आप लड़ रहे हैं? खटीमा में स्थिति अच्छी है, अभी ये शुरुआत है। नहीं, जैसे अगर हम पॉपुलेशन की बात करें तो खटीमा में कम है वोट बैंक, जो है मुस्लिम वोट बैंक बहुत कम है, लेकिन अब वो वहाँ से कभी कोई मुस्लिम विधायक नहीं कभी नहीं, कभी बॉर्डर से आज़ादी के बाद से जी, आज़ादी के बाद से आज तक वहाँ से कोई भी मुस्लिम विधायक नहीं बना। तो अब मैं उतरा हूँ तो कुछ मेरी कौम के अंदर एक मतलब कि ख्वाहिश और एक मतलब कि हौसले आया है, तो मैं उसका खैर मकदम करता हूँ। मैंने कहा भाई अब इनका दिल नहीं तोड़ना है भाई जी। जैसे राजनीतिक पार्टियां और भी थीं, आपने AIM को ही क्यों चुना? पार्टियाँ मैंने देखा भाई, जो बड़ी पार्टियाँ हैं उसमें बड़े बड़े लोग जा रहे हैं, 50-50 लाख रुपए की गाड़ियों से उतर रहे हैं साहब, और हमारा मुस्लिम भाई टेम्पो से उतर रहा है, टुक टुक से उतर रहा है। तो वो पार्टियाँ उन्हें अंदर घुसने भी नहीं दे रही हैं, लट चला रही हैं वहाँ पे उन्हें। मैं ये अपनी कौम से कहना चाहता हूँ, तुम हो कहाँ? कब तक पूछ बने फिरते रहोगे? अरे दिखाओ तो, तभी तो तुम्हारी कोई बात रखी जाएगी। तबर्रुक की तरह सब तरफ बढ़ जाते हैं, कुछ BJP को वोट डाल देते हैं, कुछ कांग्रेस को डाल देते हैं, कुछ वोट खराब कर लेते हैं। अरे जब तुम्हारी अपनी पार्टी है, ऑलरेडी तुम्हारी पार्टी बनी हुई है बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की, उसमें डाल दो कम से कम एक बार। अपनी विनिंग बोर्ड हो तुम, विनर पार्टी है तुम्हारी। कब तक ये मतलब कि बेफजूल की हरकतें करते रहोगे? ना पढ़ाई करोगे ना लिखाई करोगे, घर घर में राजनीति करोगे। अब जैसे नेता हैं आज के दौर के वैसी पब्लिक है, जैसी पब्लिक है वैसी नेता हैं। कब तक ऐसा चलता रहेगा ये धंधा पानी कि 200 रुपए 300 रुपए इसके पीछे चले गए, बस भर के उधर चले गए, बस भर के इधर चले गए? ये कोई तरीका है? ना अपने बच्चों को पढ़ा रहे हो ना लिखा रहे हो तुम। अल्लाह ताला ने हर नेमत से तुम्हें नवाजा है, इन खुराफातों में क्यों पड़ रहे हो? राजनीति में तो कहता हूँ बहुत गंदी चीज़ है ये। अब तुम कम से कम एक आदमी को तो भेजो जो तुम्हारी बात रख दे। के हिसाब से अगर हम बात करें तो असदुद्दीन ओवैसी जो हैं वो मुस्लिम कौम की हालत को बदलना चाहते हैं। बिल्कुल, बेशक बेशक लीडरशिप उनमें पैदा करना चाहते हैं। ओवैसी साहब का मुझे अखलाक अच्छा लगा, एक साधारण व्यक्ति लगे वो मुझे। अरे वो तो नेमत है, 20 साल तक कोई ऐसा नेता पैदा नहीं होगा पढ़ा लिखा मुस्लिमों में। कब तक ऐसे अपना बोर्ड बर्बाद करते फिरोगे तुम? बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी से मुझे अच्छा आदमी लगा ही नहीं, बाखलाक, पढ़ा लिखा हो तो लाओ, आओ बात करो, कहाँ हो? और इन्होंने मुझे पद से हटा दिया, उपाध्यक्ष राष्ट्रीय TTS से या उर्स प्रभारी से। तो भाई मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ, ये तो मेरे लिए बहुत बेस्ट है। अरे मैं खुल के तो सेवा करूंगा, खुल के तो बोलूंगा। अच्छा, पहले नहीं बोल पाते थे आप? पहले मैं नहीं बोल पाता था। नहीं तो शरीयत तो अब भी रहेगी। अरे टीवी पे आ रहे हैं, फोटो खिंचा रहे हैं, कैसे बोल पाता भाई? आजकल इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का ज़माना है। अगर हम सियासत की बात करें, जिस तरह से आपको दरगाह का नाम इस्तेमाल करने से रोका गया है, तो अभी पिछले दिनों रज़ा एक्शन कमेटी जो है उसके मौलाना अदनान रज़ा क़ादरी अखिलेश यादव से मिले थे, उनके भाई भी उनके साथ में थे और कुछ फ़ोटो भी उनके इस तरह के वायरल हुए थे। तो ये सिर्फ रोक आप पर ही है या वहाँ पे ये कुछ इस तरह की बात चल रही है कि इस तरह के लोगों को भी दरगाह का नाम इस्तेमाल करने से रोका जाए? भाई घराने की बातें मुझे ज़्यादा पता नहीं है, मैं अपनी पब्लिक को देख रहा हूँ, अपनी जनता को देख रहा हूँ। आपको ये लगता है कि दरगाह का सियासी इस्तेमाल होना चाहिए? नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नहीं होना चाहिए दरगाह का सियासी इस्तेमाल कभी जीवन में। आप खुद क्या हैं? अरे खुद बनो ना, पढ़ो लिखो, कदम आगे बढ़ाओ, अपनी ताकत दिखाओ। बोर्ड से ताकत दिखाई जाती है, बोर्ड से, डंडों से ताकत नहीं दिखाई जाती। दिखाओ तुम कहाँ हो, एक प्लेटफार्म पे आ जाओ। ओवैसी साहब की पार्टी कितनी सीटों पे लड़ रही होगी वहाँ? 4 सीटों पर लड़ रही है साहब उत्तराखंड में। कोई मिला ही नहीं वहां पे, डर रहे थे सब। डर क्यों रहे थे? कि हमारी जांचें हो जाएंगी। आप नहीं डरे? मैं क्यों डरूं? अरे मैं अल्लाह से डरता हूं भाई साहब। मैं उसका खैर कह रहे हैं कि सियासत में दरगाह का नाम इस्तेमाल नहीं होना। नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। किसी को भी नहीं करना, किसी को भी नहीं करना चाहिए, किसी को भी नहीं करना चाहिए। बहुत गलत बात है। अरे वहाँ आदमी रूहानियत लेने आता है, सियासत लेने नहीं आता है। वहाँ 3 काम होते हैं, दरगाह पे जाता है, नमाज पढ़ता है,
पीर और मुर्शिद का दर्शन करता है अपने। वह राजनीति का क्या काम है? क्या काम है राजनीति का? जो राजनीति कर रहे हैं उनका क्या हो फिर? उन्हें करनी नहीं चाहिए राजनीति गंदी ऐसी। नहीं, उन्हें जैसे कोई ऐसा वो बनना चाहिए कि उन्हें इस तरह से रोका जाए, जैसे आपको रोक दिया गया कि आप नाम इस्तेमाल। हाँ, होना चाहिए। मैं तो कहता हूँ इन्हें नोटिस भेजना चाहिए सरकारी, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, सब कहीं से इन्हें नोटिस भेजना चाहिए। ये क्या तमाशा बना रखा है तुमने दरगाह का? जी। जब एक दरगाह प्रमुख है जिसको हिंदुस्तान की गवर्नमेंट ने पावर दे रखी है, जिसका फतवा इंटरनेशनल मान्य है, जब एक तुम्हारा लीडर है हजरत सुबहानी मियाँ हैं, उन्हें करने दो काम, देखते रहेंगे अपने। उसमें सियासत घुसेड़ लो, दीन का काम है उन्हें करने दो। ऐसे मियाँ दीन का काम कर रहे हैं, करने दो। अच्छा काम कर रहे हैं, करना चाहिए उन्हें। खाली आला हजरत की बात नहीं कर रहा हूँ, पूरे दुनिया की बात कर रहा हूँ। किसी भी दरगाह मस्जिद पे सियासत नहीं होनी चाहिए। पहले मेरी शरीयत है, उसका ख्याल रखना है, सबसे पहले एहतराम करना है, और फिर अगर उसके साथ ऐसी राजनीति होगी तो हटके होगी। फिर आप दोहरी जिम्मेदारी के खिलाफ हैं कि आप ना ना ना, ना आप नहीं हो सकती ना, नहीं। अच्छा। एक आदमी कितने काम कर सकता है भाई साहब? मेरा तो तखय्युल रश करता है ना, जो ये देखता हूँ क्या तमाशा हो रहा है ये। अब क्या उम्मीद है आपको खटीमा में जो आप चुनाव लड़ रहे हैं, तो क्या उम्मीद है कि आप उसमें वहाँ जीतेंगे या क्या पोजीशन रहने जा रही है वहाँ? मैं हार कहाँ रहा हूँ? आज नहीं जीतूंगा, कल जीत जाऊंगा। जीतने के लिए जीतने के लिए मैं जीत के दिखाऊंगा, अपनी कौम की बात रखूंगा। अच्छा, विधानसभा के बाद हाँ, आगे की भी तैयारी है मेरी ये। आसिफ मियाँ को भी आपने सुना, आसिफ मियाँ ने साफ कर दिया है कि अगर कोई शरीयत का काम कर रहा है, दरगाह पर रहकर कोई मुफ्ती है या उलमा है, तो उसे अपने काम को ही करना चाहिए। सियासत में दखल देना ठीक नहीं है। ख़ास तौर से दरगाह का सियासी इस्तेमाल कतई नहीं होना चाहिए। वो इससे खुश हैं कि उन्होंने उनसे एक जिम्मेदारी ले ली गई, अब वो पूरी तरह से आज़ाद हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे स्टूडियो में आने के लिए।